नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। टीचर्स वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख के यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। हिंदी की क्लास की बात करें वो तो एक हफ्ते पहले से स्टार्ट है, जिसमें लगभग 30% कवर कर चुके हैं हम। और इस हफ्ते हम रस छंद अलंकार को भी इम्पोर्टेंट है वो आपके खत्म कर देंगे, ठीक। और अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के पार्ट की अगर जो हम बात करें, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, अच्छी किताबें और अच्छे लोग। तुरंत समझ में नहीं आते भाई, उन्हें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जब तक किताबों को लेके रखते रहोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपने उसको खत्म करना सीख लिया उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक। चलिए खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम जीके के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर जो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, एकदम वीडियो को स्किप करके मत जाना। हिस्ट्री की क्लास है, आज हम करेंगे पहला क्लास हिस्ट्री का। लगभग 10-12 दिन में आपका हिस्ट्री खत्म कर देंगे हम आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टि से। तो जीके की अगर जो बात करें तो आपका पार्ट है पहले हिस्ट्री। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पहले इन तीन को खत्म करेंगे। इसके बाद बचता हमारा यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके और हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक बचता है, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो, तैयार हो, आज पहले दिन की क्लास है। तो मैं फिर से बोलता हूं भाई, मैं जितना हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं अभी, तो हिस्ट्री में मैं जितना करा रहा हूं उतना ही कर लो बस। उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाहर आपका आएगा भी नहीं, उसके बाहर आएगा भी नहीं। ये मैंने कंप्लीट हिस्ट्री का नोट्स बनाया है, उसी नोट से मैं आपको पूरी तैयारी करवाने वाला हूं, ठीक है। जितने वनडे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, सारे इसी से आते हैं और इसी से आएंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस। रेडी हो। एक बार सभी लोगों से निवेदन है भाई, थोड़ा थोड़ा अपने आसपास अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों, जो भी लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर करो। कहो सुधीर सर ने यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट कर दी जीके की, आप जितना जल्दी हो सके जुड़ जाओ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और हर वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोग। हिस्ट्री, प्राचीन भारत, हिस्ट्री की बात करते हैं अगर जो हम, तो 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। हिस्ट्री को हम समझने के लिए, हिस्ट्री को हम अच्छे से करने के लिए, हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, ठीक। एक तो हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत में आपका पूरा पाषाण काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से लेके टोटल आपको मिलेगा दक्षिण भारत विजय तक। उसके बाद मध्यकालीन भारत अरबों के आक्रमण से लेके मिलेगा। उसके बाद आपका जब ये जो आपका आधुनिक भारत है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद प्राचीन भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उतने नहीं अब, ठीक। तो इन चीजों को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत को भी डिवाइड करके हम ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल में हम पढ़ते हैं, लेकिन अब हम प्राचीन भारत को शुरू करेंगे, ठीक। मध्यकालीन भारत और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, ठीक। चलिए, तो प्राचीन भारत, मैंने फिर से बोलता हूं भाई, हिस्ट्री की क्लास है भाई। जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी जुड़ जाना सभी लोग, ठीक। हम प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, ठीक। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं? इतिहास के पिता। तो पहला क्वेश्चन आप याद करो, ये इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता किसे बोलते हैं? हेरोडेटस। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे, ठीक। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस, कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला प्राचीन भारत हेडिंग डालो कि फादर ऑफ इतिहास के पिता किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। यूनान के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और इनकी बुक आई थी हिस्टोरिका। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक। इतिहास किसे बोलते हैं भाई? इतिहास, ठीक। इतिहास की बात करें, ऐसी घटना जो मानव व भौगोलिक गतिविधियों को या जीवन को प्रभावित करे, जिसमें क्रमबद्धता हो, जिसके साक्ष्य मौजूद हो, ठीक, तो उसे इतिहास बोलते हैं, ठीक। अब साक्ष्य की बात कर लेते हैं। साक्ष्य की बात करें, किस प्रकार से साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य एक होता है, उसके बाद साहित्य साक्ष्य होता है, उसके बाद हमारा विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं सरलता के लिए। हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास,
ठीक। अब जैसे मैंने बताया कि भाई इतिहास को हम पढ़ने के लिए, इतिहास को कैसे हम समझेंगे भाई कि प्राचीन काल में क्या चीजें कैसे कैसी हुई थी। तो मैंने बोला ऐसी घटना जो मानव भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे इतिहास कहते हैं, ऐसी घटना जिसमें क्रमबद्धता हो इतिहास कहते हैं, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो। अब साक्ष्य हो या क्रमबद्धता हो, ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, तो ये हम कैसे अध्ययन करेंगे क्या चीजें कैसे हुई थी। तो हमारे धर्म ग्रंथ थे, इसके आधार पर हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। पूरा विदेशी यात्रा करने, जो लोग विदेशी यात्री भारत में आए थे, विदेशी यात्री की बात करें जैसे आपके सीयूकी आए थे, ठीक है, और बहुत मतलब मेगास्थनीज आए थे, अलबर्नी भारत आए थे। तो उन्होंने भारत में आए, भारत में रहे, भारत की चीजों को देखा, उसको लिखा किताबों में लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी तो उसको किताबों में लिखा, तो उस किताबों से भी हमें ऐतिहासिक चीजों के बारे में देखने को मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात करें, इसमें 3 चीजें आते हैं। एक तो आपने शिलालेखों के बारे में सुना होगा, शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है। अभिलेखों के बारे में देखा होगा कि अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है, शिलालेखों से जानकारी मिलती है। मानचित्र बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, इससे हमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ की बात करें, इसमें धर्म ग्रंथ में हमारा एक तो धार्मिक ग्रंथ हो जाता है, ठीक, और एक तो हमारे धर्मोत्तर ग्रंथ में बात करें, जैसे हमारे अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, याद रखेगा, कौटिल्य ने। कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, इस ग्रंथों से हमें भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास ने। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चले। मैं बोल रहा हूं फिर जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लो, हिस्ट्री उतना पढ़ लो, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, चलिए अब धर्म ग्रंथों से मिलने वाली जानकारियों के बारे में बात करें तो धर्म ग्रंथों से कहां कहां जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम वेदों से, हमें वेदों से जानकारी मिलती है। वेदों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और आपसे पूछा जाए वेदों का संकलन किसने किया था, बताइए। वेदों का संकलन, या फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, चलो वेदों का संकलन तो आप सबको पता होगा, हैं? आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना आप किसी से पूछ सकते हो, वेदों की रचना किसने की थी? ठीक है, सब यही बताएंगे कि भाई वेदों की रचना महर्षि कृष्ण वेद व्यास, द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। सब लोग यही बताएंगे। लेकिन आप पूछो वेदों की रचना किसने की थी? संकलन करना और रचना करना ये अलग बात है। संकलन करना भाई, अलग अलग चीजों को लिखा गया है उसको इकट्ठा कर देना, वो एक बात है, और रचना करना, लिखना, वो अलग बात है। तो याद रखना वेदों की रचना किसने की थी? अपरुषेय, याद रख सकते हैं, अपरुषेय। मतलब इसका मतलब ये होता है ये किसी इंसान के द्वारा नहीं की गई थी, अपरुषेय। ठीक है, याद रखिएगा, अपरुषेय के द्वारा यहाँ पे वेदों की रचना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, अपरुषेय। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम बात करें संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक, इनमें आर्यों का आगमन व बसने का पता चलता है। वेद में आर्यों सर्वप्रथम कहां से आए थे? तो मैक्स मूलर का एक कथन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता कि आर्य सर्वप्रथम मध्य एशिया से आए थे। ठीक, मैक्स मूलर का कथन जो बार बार बताया जाता कि आर्य सर्वप्रथम कहां से आए थे, वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, चलिए हम बात करें यहाँ पे वेद की बात करें, धर्म ग्रंथ से हमें वेदों से मिलती, वेदों की संख्या हमें पता चल गया 4 होती है, ये आपको याद होगा। संकलन किसने किया था वेदों का? महर्षि कृष्ण वेद व्यास ने किया था। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेदों से ही हमें पता चलता कि आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर बसे थे। अब वेदों में आते हैं तो वेद भी हम पढ़ लेते हैं यहीं पे। क्या हम आगे चलें? हम वेद पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ऋग्वेद में आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त या श्लोक होते हैं? 1028 सूक्त या श्लोक होते हैं। कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र। ऋग्वेद को बोलते हैं ऋचाओं का संग्रह। 10,600 मंत्र इसमें देखने को मिल जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। श्लोक या सूक्त कितने? 1028। और लगभग मंत्र कितने दिए हैं? 10,600 से ज्यादा मंत्र आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करें, अब क्या इंपॉर्टेंट है भाई, मंडल की बात करें तो आपसे पूछता है ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बार बार पूछता है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है भाई? बताइए। देवता सूर्य को समर्पित है। ठीक। तीसरे मंडल में उल्लेख है, यह मंत्र सूर्य की स्तुति में, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। देखिए यहाँ पे गायत्री मंत्र होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र में तीसरे मंडल में उल्लेखित है यह सूर्य। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहां पे गायत्री मंत्र छूट गया है, लिख लीजिए गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। सूर्य देवता को समर्पित है और रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता, नौवां मंडल भी याद रखिएगा। नौवां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नौवां मंडल, ये 2 मंडल बार बार पूछे जाते हैं। देवता सोम का उल्लेख। ठीक। तो तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख, 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेख, 10वां मंडल में पुरुष सूक्तक का जिक्र है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें ब्रह्मा जी से तुलना की गई है भाई कि जो सर है, ठीक है, माथा, उस वहां से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर जो बात करें, जो सीना है वहां से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जो जंघा है वहां से वैश्य की, और जो पैर है, जो चरण है, वहां से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्तक का जिक्र है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। अगर जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? 10वें मंडल में। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में देखने को मिलता है? 9वें मंडल में। सूर्य देवता गायत्री को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में देखने को मिलता है? तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार है। गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार है। यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार है। और सबसे ज्यादा जिस नदी, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती। गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के हिसाब से सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलो भाई, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपका इतना बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा एक कॉपी खरीद लो, आप नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में टाइम में रिवीजन हो जाएगा, लिखोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, चलिए अब बात करें ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या बोलते हैं? जो ऋग्वेद पढ़ता है, तो ऋग्वेद में को पढ़ने वाले को होर्थ बोलते हैं। क्या? होर्थ बोलते हैं। ठीक, होर्थ क्या है? इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि को होर्थ बोला जाता है। और इसका उपवेद भी याद रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद, हर वेद का एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसको आप लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम यजुर्वेद का। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह। ठीक, यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद, इसमें हवन व कर्म कांड का उल्लेख है। हवन और कर्म कांड का उल्लेख है। ऐसा वेद क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो आपका यजुर्वेद।
कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है? तो वो है आपका यजुर्वेद। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है। इसमें हवन एवं कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है, इसलिए यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। इसको पढ़ने वाले को अर्धवायु कहा जाता है, अर्धवायु। जैसे ऋग्वेद के पाठककर्ता को आपका होर्त कहा जाता था, तो इसके पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अर्धवायु। ठीक, अर्धवायु। और इसका भी एक उपवेद होगा, उपवेद और पाठककर्ता, ये इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक उपवेद होगा। जैसे हम बात करें, इसका भी एक, जैसे हमने बोला आपको, जो आपका ऋग्वेद है उसका एक उपवेद था आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद को बोलते हैं हम धनुर्वेद। क्या? धनुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, दिया है, पढ़ लीजिए भाई। जो इंपॉर्टेंट लिखने वाले, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, इसका पाठन करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवायु कहा गया है। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद जो तो पद्य में है। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा यजुर्वेद से, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, सामवेद की बात करें, स से साम होता है, स से साम होता है कि नहीं? स से साम, सामवेद हो जाएगा। और स से आपका होता है संगीत, स से होता संगीत। बस यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, यहां से पूछेगा तो यही पूछेगा, कौन सा ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत, जो संगीत से रिलेटेड है, ठीक है, गान से रिलेटेड है, तो सामवेद। ठीक है, तो अगर जो बात करें, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, इसलिए इसको सामवेद या संगीत से रिलेटेड बोलता है। साम का अर्थ गान होता है। ठीक, इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक या संकलन कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है आपसे पूछे तो सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक या संकलन किसे कहा जाता है? किस वेद को? सामवेद को। स से सामवेद, स से संगीत, यहां से आपका नहीं भूलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट, इसके पाठककर्ता को हम बोलते हैं उद्रातु, और इसका उपवेद है गंधर्व, इसका उपवेद है गंधर्व, इसका उपवेद है गंधर्व। जिस प्रकार से ऋग्वेद का पाठककर्ता को होर्त बोलते थे, उपवेद था आयुर्वेद। जिस प्रकार से हमने पढ़ा यजुर्वेद के पाठककर्ता को उद्गाता बोलते थे, उसका जो उपवेद था वो था धनुर्वेद। इसी प्रकार से सामवेद की बात करें, इसके पाठककर्ता को उद्रातु बोलते हैं, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं हम अथर्व वेद की। अथर्व शब्द का तात्पर्य क्या होता है? अथर्व, जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका। हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में कहीं भी हमें दिखा जाता है, भाई मनचाहा प्यार मिलेगा आपको, है मनचाहा प्यार मिलेगा, शादी तुड़वाएं और मनचाहा ये पाए हाई पाए, और बंगाली जादूगर, मतलब बंगाली जादू, ये पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो खैर वो सब बातें पता नहीं होती या नहीं, लेकिन अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में जानकारी दी गई है। अब जब दी गई है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कौन सा वेद है जो जादू टोना से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये आपका हो गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद इतना याद रखिएगा, अथर्ववेद का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र दिए गए हैं। ठीक, यह पहला ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद ऐसा पहला वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसको हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा वेद है जो जादू टोना तंत्र मंत्र से रिलेटेड है? अथर्ववेद। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कन्या जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? महर्षि अथर्वा ने, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। और इसका उपवेद क्या होता है? शिल्पवेद। उपवेद क्या होता है? शिल्पवेद। और इसके जो पाठककर्ता होते हैं, पाठककर्ता उनको बोलते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा। ठीक है, क्लियर है? याद कर लो भाई,
अथर्ववेद, हमने 4 वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगर जो आपसे पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब आइए देख लेते हैं भाई उपवेद। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं भाई, ऋग्वेद का उपवेद होता आयुर्वेद मतलब चिकित्सा शास्त्र, यजुर्वेद का उपवेद होता धनुर्वेद युद्ध कला से रिलेटेड, सामवेद संगीत मैंने बताया था, गंधर्व वेद होता है इसका उपवेद कला एवं संगीत से संबंधित, अथर्ववेद की उपवेद की बात करें ये शिल्प वेद होता है भवन निर्माण कला से संबंधित। तो ये 4 वेद हैं, इनके उपवेद हैं। ये वेद आपका खत्म हो गया, इससे बाहर आपको वेद नहीं पढ़ना। अब बात करें आरण्यक। आरण्यक, अरण्य का मतलब आपने कल मैंने विलोम शब्द पढ़ा, सॉरी पर्यायवाची बनाया, तो अरण्य मतलब बनाया था जंगल होता है, कानन, कानन अरण्य, ये सारे आपके जंगल के पर्यायवाची होते हैं। अरण्यक की बात करें, अरण्यक शब्द अरण्य से बना हुआ जिसका अर्थ होता है जंगल। अरण्यक की बात करें एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें विषय आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि के बारे में जिया गया है। इसको आरण्यक क्यों कहा गया? क्योंकि ये जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं व इनका अध्ययन भी जंगल में ही होता है। आरण्यक ज्ञान की बात करें मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ठीक, तो आरण्यक याद रखिएगा इतना कि आरण्यक शब्द से बना है जिसका अर्थ जंगल होता है। ठीक है, एक प्रकार का ये दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें विषय आत्मा, ये सारे याद रखिएगा। चलिए आगे चले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बनता है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। उपनिषदों की संख्या टोटल कितने हैं? 108 है। ठीक, तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उस विद्या से जो गुरु के समीप एकांत में बैठकर सीखी जाती है उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर सीखना उपनिषद का ये शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषदों की संख्या दूसरा याद रखना 108 होती है उपनिषदों की संख्या, जिसमें प्रमुख बात करें तो प्रमुख 12 उपनिषद हैं। प्रमुख 12 है, लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट यही पूछेगा कितने उपनिषद टोटल है आपके? 108। इसमें आत्मा व ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। यह भारतीय दार्शनिक के प्रमुख स्रोत है, क्योंकि ये वेद साहित्य का अंतिम भाग है, अतः इसे वेदांत भी कहा गया है। यानी कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक, उपनिषदों को वेदांत कहा गया, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है आपसे बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों एग्जामों में, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आप सबको पता भी होगा। तो सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते लिख लीजिएगा, इस उपनिषद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। उपनिषदों को और क्या किस नाम से जाना जाता है? वेदांत नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए वेदांग की बात करें, वेदों का अर्थ समझने व सूक्ति का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक, कुल वेदांग की बात करें 6 वेदांग होते हैं। तो वेदांग कितने होते हैं? 6। उपनिषद कितने होते हैं? 108, ये याद रखिएगा। वेदांग टोटल कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेदांग 6 होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये टोटल 6 आपके क्या होते हैं? वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं, ये आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, षड दर्शन, ये षड दर्शन समझ लीजिए, ये हमारे कुछ दर्शन शास्त्र हैं और उनके प्रवर्तक, ये कुछ दर्शन शास्त्र हैं, उनके प्रवर्तक को क्या बोलते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ दर्शन शास्त्र हैं, इनके प्रवर्तक को क्या बोलते हैं, इसको मैं एक चार्ट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक को क्या बोलते हैं? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक को बोलते हैं कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक बोलते हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के कणाद, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदराण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद कर लेना। ठीक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक को क्या बोलते हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम कपिल, कपिल बोलते हैं। ठीक, योग दर्शन के प्रवर्तक को क्या बोलते हैं? हम योग दर्शन के प्रवर्तक को बोलते हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक को बोलते हैं कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक को बोलते हैं हम गौतम। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक को बोलते हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम बदरायन। याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मुझे तो यही लग रहा है कि आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स बना लोगे तो अच्छे से लास्ट में रिवीजन हो जाएगा।
अब ये हो गया अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोलता हूँ, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक को कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक को पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद, न्याय दर्शन के गौतम, ऋषि गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायण। इसके बाद हम पुराणों की बात कर लेते हैं। कितने पुराण होते हैं टोटल? टोटल 18 पुराण होते हैं। कितने? 18 टोटल पुराण होते हैं, याद रखिएगा। कितने पुराण होते हैं? 18 टोटल पुराण होते हैं। ठीक, चलिए, जिसमें मुख्य कौन कौन से पुराण हैं? जैसे आपके मत्स्य पुराण इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वामन आदि, ये आपके पुराण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पुराण इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मत्स्य, विष्णु, वायु, वामन। आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है पुराणों की संख्या कितनी? 18। अब इसमें कुछ पुराण जैसे मत्स्य, विष्णु, वायु, वामन, 18 तो पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मत्स्य पुराण की बात करें। क्वेश्चन आएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। इस पुराण में हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें मत्स्य पुराण से देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके बारे में? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें मत्स्य पुराण से देखने को मिलती है। ठीक, मत्स्य पुराण से देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, चलिए आगे चले। इसके बाद अगर जो हम बात करें जिसका प्रमुख शासक सिमुक था, तो आंध्र सातवाहन वंश का प्रमुख शासक सिमुक था। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, तब हम देखेंगे इसका शासक सिमुक था। और यह सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण की बात करें, यह मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। तो विष्णु पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। आंध्र सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? सिमुक था। ठीक, चलिए, अब देखो ये विष्णु पुराण हो गया। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से की थी? कौटिल्य की, विष्णुगुप्त, चाणक्य की सहायता से की थी। अब ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। वैसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। खैर, स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं, ये हम पढ़ेंगे जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इतना बस जान लीजिए। ठीक है, इतना बस जान लीजिए। चलिए आगे चले। वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण में हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्थापना गुप्त वंश की किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने, देखो आपके एग्जाम में ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। अगर जो कोई वंश की बात करें, किसी वंश की बात करें, तो आपसे क्या पूछेगा? उस वंश की स्थापना किसने की थी? उस वंश की स्थापना किसने की थी? उस वंश का अगर जो कोई प्रतापी शासक है, प्रतापी शासक, तो उसके बारे में पूछ लेगा। उस वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी वंश के बारे में आपको लंबा लगता तो ये तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं वायु पुराण की। तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? वायु पुराण में देखने को मिलती है। ठीक, वायु पुराण में देखने को मिलती है गुप्त वंश के बारे में जानकारी। ठीक, चलिए, वायु पुराण में देखने को मिलती है गुप्त वंश के बारे में जानकारी, याद रखिएगा। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अब रामायण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रामायण आपसे कोई पूछ भी सकता है, हमारी धर्म ग्रंथ है, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और इसे चतुर्विंशहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या? चतुर्विंशहस्त्र संहिता भी कहा जाता है किसको? रामायण को। तो रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। इसे चतुर्विंशहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के बारे में, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। किसने? महर्षि वेदव्यास ने। और महाभारत को याद रखिएगा, इसे जय संहिता व सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता नाम से भी जानते हैं किसको? महाभारत को। तो याद है ना, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे जय संहिता व सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे प्रमुख लेखकों का विवरण देख लेते हैं। कितना हम करेंगे भाई इसमें? यहाँ तक कर लेते हैं, पूरा खत्म कर लेते हैं। प्रमुख लेखकों का विवरण इसमें जो दिया गया है, प्रमुख लेखकों के विवरण की बात करें तो जो आए थे, जिन्होंने जैसे हमने इतिहास के बारे में जानकारी, प्रमुख लेखकों का विवरण, जो लोग आए थे या जो दार्शनिक आए थे बाहर से भारत में और उन्होंने किताबें लिख के गए जिसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में पता चलता, तो उसमें प्रमुख लेखक थे। एक तो हेरोडोटस। हेरोडोटस इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता, तो इसलिए हेरोडोटस को आप याद रखिएगा। ठीक है,
इसलिए आप हेरोडोटस को याद रखिएगा। इसके अलावा मेगास्थनीज ने की बात करें, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक। और इनकी पुस्तक मेगास्थनीज एक बुक लिखी थी इंडिका, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबार में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। हेनसांग की बात करें, ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, और इसने हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेनसांग की पुस्तक का नाम था सीयूकी, और हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग आया था। अलबर्नी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम था तहकीत ए हिंद, तहकीत ए हिंद, तहकीत ए हिंद, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं भाई, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। मेगास्थनीज की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। फाहियान की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और हेनसांग की बात करें, हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी। अलबर्नी की बात करें, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम था तहकीत ए हिंद, ठीक है। चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए, तो हम बात करें सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में बात करें। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना, ये अर्थशास्त्र की बात करें, हम जो अभी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उससे अलग है। ये जो अर्थशास्त्र था ये पॉलिटिकल, ये राजनीति से रिलेटेड था, ठीक है। तो कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य जिनका अन्य नाम क्या था? जिनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त, जिनका अन्य नाम था चाणक्य। यही वही कौटिल्य थे जो महापद्मनंद नंद वंश के थे, उनके दरबार में गए थे तो उनकी इतनी घोर बेइज्जती की गई थी, घोर बेइज्जती की गई थी कि भैया उन्होंने अपनी चुटिया खोल दी थी और बोला था कि चुटिया मैं ऐसा ही खोलता हूँ, चुटिया मैं तभी बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारे नंद वंश को मैं उखाड़ के जड़ से नहीं फेंक देता। और जब वो चलना शुरू किए तो उनको मिले थे रास्ते में मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती, कहीं से बोला जाता शूद्रपुत्र थे, कहीं से बोला जाता क्षत्रिय पुत्र थे। खैर वो बात की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा उन्होंने, बलवान बलशाली एक बालक था, जो कहा जाता है एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें सिंह को पिंजड़े से निकालना था या सिंह को पिंजड़े में बंद करना था, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां देखा और कहा जाता कि भाई वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कुछ पैसे देकर खरीद लिया और उनको लाए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और उनको एक प्रतापी शासक बना। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनकी रचना थी अर्थशास्त्र, ठीक है। और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, रघुवंशम की रचना कालिदास ने। कालिदास अनपढ़, गुच्चड़, बज्जर, गवाड़, कुछ नहीं आता था। और इनकी विवाह जो हुआ था एक अच्छे रानी से हुआ था जिनको सब कुछ आता था, लेकिन बाद में कालिदास नहीं रहे वाले। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत इन्होंने रचना कर डाली। हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी वाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। नागादंड, रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्ष, ये सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, हलवा मैं आपको दे रहा हूं, एकदम परोस के खा लो, मलाई है। अब ये ना पढ़ पाओ तो बेकार हो। आप हिस्ट्री बहुत सारी है भाई, लेकिन ये मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बीएड के लिए। चलिए, इसके अलावा राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। किसने की थी? कल्हड़ ने की थी राजतरंगिणी की रचना। ये क्या हो गया भाई? ठीक, राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी, ठीक। गार्गी संहिता की रचना कात्यायन ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर ने की थी। पृथ्वीराज विजय, जयंक और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए भाई, राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी, गार्गी संहिता की रचना कात्यायन ने, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने, कीर्ति कौमुदी की रचना सोमेश्वर ने की थी, पृथ्वीराज विजय की रचना जयंक ने और पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। याद है ना? अब हम कल पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाषाण मतलब क्या होता है? ये होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो।
तो जल्दी से क्लास को लाइक करना। और मैं यही चाहूँगा कि भाई जितना हो सके, 1 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं बोलूँगा, आप 100 लोगों को, जो भी आप व्हाट्सअप चलाते हो वहाँ स्टेटस पे वीडियो को लगाओ, आप इंस्टा चलाते हो इंस्टा पे शेयर करो, आप फेसबुक चलाते हो वहाँ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट्स अपने अच्छे अच्छे करना। और चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।